यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारे देश में नदियाँ केवल बहते जल का प्रवाह ही नहीं है, बल्कि इनका सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तक ने सरकारों को फटकार लगाई है। करोड़ों रुपए नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार यह दावा करने में समर्थ नहीं हो पाई है कि उसने अपने यहाँ से बहने वाली नदियों को प्रदूषण मुक्त कर दिया है। कारण साफ है, नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं धरातल पर कम ही उतर पाती है। नदियों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कानून कायदे या तो बनते ही नहीं, और यदि बनते भी हैं तो उनकी पालना निश्चित करने की किसी को फिक्र होती ही नहीं है। प्रदूषित होती जा रही नदियों को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच दिल्ली सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों का कहना था कि रंगाई उद्योगों, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले अमानक साबुन व डिटर्जेंट यमुना में जहरीला झाग बनने की बड़ी वजह है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम के प्रयासों की जो पहल की, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भले ही ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद सरकार हरकत में आई है, न केवल डिटर्जेंट साबुन बल्कि यमुना गंगा के साथ नदी किनारे बसे तमाम शहरों के उद्योगों का अपशिष्ट भी नदियों को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार रहा है। उद्योगों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को कहा तो जाता है, लेकिन कितने इसकी पालना कर रहे हैं, इसकी पुख्ता निगरानी होती ही नहीं। भयावहता का अंदाज़ा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस आकलन से लगाया जा सकता है कि देश की 450 में से 350 नदियां प्रदूषित हैं। 10 साल पहले यह संख्या 121 ही थी। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि वह घटिया साबुन व डिटर्जेंट के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर भी जन जागरूकता अभियान चलाएं। न केवल यमुना बल्कि दूसरी तमाम नदियों में दूषित जल की समस्या कम नहीं है। कोई भी एक प्रदेश प्रतिबंधात्मक उपाय करे, इतना ही काफ़ी नहीं। नदियों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सरकारों को तो ठोस कदम उठाने ही होंगे। जनता को भी इन प्रयासों को सफल करने में भागीदार बनना होगा। नदियों को साफ रखने के अभियानों में धन का सदुपयोग हो, यह भी देखना होगा। पैराग्राफ चेंज। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सभी मौलिक अधिकारों में सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी है। ये मौलिक अधिकार पुलिस अनुसंधान से शुरू होकर संपूर्ण ट्रायल तक और उसके बाद सज़ा मिलने पर बंदी रहने के दौरान कायम रहते हैं। किसी नागरिक का पुलिस लॉकअप में एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में मौलिक और मानव अधिकारों का हनन रोकने के लिए किताबी रूप से राज्य प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, विधायिका, मानव अधिकार आयोग आदि यूँ तो अपने अपने स्थान पर कायम है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध नष्ट किया जाना एक संस्थागत लक्षण और प्रक्रियागत बाध्यता के रूप में पूर्णतया स्वीकार्य माना जा चुका है। परोक्ष रूप से जेल सुधार गृह नहीं होकर जैसे यातना गृह ही है। पैराग्राफ चेंज।
अधिकतर पुलिसकर्मी भी हर मामले में गिरफ्तारी को अपना अधिकार या कर्तव्य मानकर चलते हैं। डीके बसु प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी का अधिकार होना एक बात है, गिरफ्तारी जायज़ ठहराना अलग बात है। अतः जब तक आवश्यक नहीं हो गिरफ्तारी नहीं की जाए। गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तारी के लिखित आधार बताए जाने के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 22 में और सीआरपीसी की धारा 50 में दिए हुए हैं, लेकिन विरले मामलों में ही इसकी अनुपालना की जाती है। पुलिस मुख्यालय गिरफ्तारी के आधार बताए जाने के सर्कुलर जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। ठीक गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तारी के संपूर्ण आधार बताने के लिए गिरफ्तारी से पहले समस्त साक्ष्य एकत्रित कर गिरफ्तारी को रिकॉर्ड पर जायज़ ठहराने की आवश्यकता होगी। इस एक प्रावधान को लागू करने से अशुद्ध, भ्रष्ट और दुर्भावनापूर्ण अनुसंधान की समस्या पूरी तरह से काबू आ सकती है। परंतु न्यायालय भी सामान्यतया कानून के इस उल्लंघन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य प्रकरण के निर्णयानुसार 7 वर्ष तक की जेल से दंडनीय अपराध में सीआरपीसी की धारा 41A के लागू होने पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना का प्रकरण तथा रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई स्थापित करने के निर्देशों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुनः चेताया है। इसके बावजूद हालात यह है कि अधिकतर केसेस में अरनेश कुमार फैसले को लागू ही नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जेलों में भारी संख्या में विचाराधीन कैदी भरे जा रहे हैं। देश में सर्वाधिक 144 जेल रखने वाले राजस्थान में ही विचाराधीन कैदियों की संख्या मई 2021 में लगभग 16,000 है। लगभग 20 जेलों में तो कैदियों की संख्या 100 से 187% तक अधिक है। पैराग्राफ चेंज। अधिकतर जेलों में वर्तमान स्थिति बंदी के लिए जीते जी नर्क भोगने के समान है, जबकि कानून जब तक दोषी नहीं ठहरा दिया जाए प्रत्येक आरोपी निर्दोष है। अर्नब गोस्वामी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रथम सुरक्षा रेखा बने। किसी को एक दिन भी जेल में बंद रखा जाना एक बहुत लंबा समय है, परंतु आंकड़ों के आगे की कटु वास्तविकताएं मौलिक एवं मानव अधिकारों की रक्षा के सभी दावों को प्रश्नगत करती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर का 1977 में बालचंद्र प्रकरण में कहा गया ऐतिहासिक कथन जेल नहीं बेल दी जाए, अब जैसे एक बार जेल यानी हमेशा के लिए जेल में परिवर्तित हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।